हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अलेक्जेंडर के सवाल पर रोहित खामोश रह जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि इस बात का आगे क्या जवाब दे। इस बार अनिका बोलना शुरू करती है। हाँ, बात सिर्फ इतनी नहीं है। सच ये है कि तुम तीनों को अपने मॉम डैड से ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तुम्हें इतना कैपेबल, सक्षम बनना होगा कि अपने दम पर अपने माता पिता से बेहतर साबित हो सको। इसमें कोई शक नहीं कि आज नहीं तो कल तुम तीनों ऐसा कर पाओगे, लेकिन यह सब तुम्हें हमारी मदद और पहचान के बिना करना होगा। तभी तुम तीनों सही मायने में पावरफुल बन पाओगे। इतना कहने के बाद अनिका चुप हो जाती है और फिर कुछ सोचकर दोबारा से कहना शुरू करती है। हमारी मुसीबतें जितनी ज्यादा और बड़ी होती हैं, हमारा दिमाग और शरीर उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ उनका सामना करता है। हमारी शक्तियों के बढ़ने का यही एक रास्ता है, जिसे विपरीत परिस्थितियां कहा जाता है। लेकिन जब तक तुम अपने मॉम डैड की पहचान नहीं छोड़ोगे, तब तक यह मौका तुम्हें नहीं मिल पाएगा। और यहाँ रहकर यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि रोहित मारवा के बच्चों के लिए किसी तरह की टफ सिचुएशन क्रिएट कर सके। अब आर्यन कहता है, मॉम, इसके लिए आप हमें कोई भी टास्क देंगी तो वह हम आपके साथ रहकर भी आपकी मदद के बिना उसे पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आपसे दूर होने की क्या जरूरत है? अब आर्यन के साथ साथ रिया और अलेक्जेंडर भी कहते हैं, हाँ मॉम, आर्यन सही कह रहा है। हम बिना किसी मदद के यहाँ आपके साथ रहकर भी यह सब कर सकते हैं। अब अनिका अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और उन सब से 2 कदम दूर जाकर बिना बच्चों की तरफ मुड़े ही फिर से कहना शुरू करती है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात इस तरह समझ नहीं आ रही है तो और भी साफ साफ शब्दों में सुनो। तुम तीनों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तुम्हारी मॉम की वजह से बीते हुए कल में तुम्हारे लिए इतनी मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं कि तुम्हारी जान पर बनाई, और आने वाले कल में तुम्हें बेहद शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है। आज तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम मॉम डैड हैं, क्योंकि अभी तुम छोटे हो, लेकिन क्या हमेशा मॉम डैड तुम्हारे साथ होंगे? इतना कहने के बाद अनिका बच्चों को सोचने का मौका देती है और फिर कुछ पल रुक कर दोबारा से कहना शुरू करती है, तुम तीनों यहाँ रहोगे तो उनकी निगाहें तुम पर जमी रहेंगी। वे तुम्हारी ताकत और कमजोरी दोनों को जान पाएंगे। वे दुश्मन जिनकी ना हमने शक्ल देखी है और ना ही हम उसकी अकल के बारे में कुछ भी जानते हैं। वे एक हैं या अनेक, हम यह भी नहीं जानते। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ना सिर्फ तुम्हें खुद को बचाने के लिए बल्कि इस दुनिया को बचाने के लिए भी लड़ना होगा। कुल मिलाकर तुम्हें आने वाले कल के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए अब तुम तीनों हमारे साथ नहीं रह सकते, बस ये फाइनल है। हो सकता है तुम्हें हमारा यह डिसीजन बिल्कुल अच्छा ना लगे, लेकिन आने वाले कल में तुम ये समझ पाओगे कि यह कितना जरूरी था। अनिका की बात सुनकर एक पल के लिए तीनों बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं। वे तीनों भी बिस्तर से उतरकर फर्श पर खड़े हो जाते हैं और मायूस चेहरों से अनिका की तरफ ताकने लगते हैं। तभी रोहित अपनी जगह से खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। फिर बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए उन्हें चीयर अप करने के लिए मुस्कुराते हुए कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंजॉय योर वेकेशंस, बी पॉजिटिव। हम तुम्हारे सामने नहीं होंगे, लेकिन हमारी निगाहें हमेशा तुम पर होंगी। हम हमेशा तुम्हारे आसपास ही होंगे। तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। तीनों बच्चे बेबस निगाहों से रोहित की तरफ देखने लगते हैं। अब रोहित आगे कहता है, तुम्हारी मॉम भी अपनी जिंदगी के लंबे अरसे तक अकेली रही, लेकिन उसकी वजह से आज वह तुम्हें प्रोटेक्ट कर पा रही है। आने वाले समय में तुम अपनी मॉम को और अपने डैड को भी प्रोटेक्शन दे सको, इतना काबिल बनना तो बनता ही है। तभी रिया रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहती है, डैड, हमें मालूम है कि आप सबके साथ रहकर भी मॉम की ही तरह सालों अकेले रहे हैं। अगर आप दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया है तो ठीक ही होगा। यह थोड़ा मुश्किल है पर हम कर लेंगे। ऐसा कहकर वह अपने दोनों भाइयों की तरफ देखती है और पूछती है, क्या कहते हो तुम दोनों, हम कर लेंगे ना? आर्यन और अलेक्जेंडर बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं और तभी रिया की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अनिका और रोहित ने रिया से बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह से समझदारी भरा व्यवहार करेगी। अब जब रिया ने हामी भर ली थी तो आर्यन और अलेक्जेंडर के ना कहने का सवाल ही नहीं उठता था। अनिका वापस मुड़कर तीनों बच्चों के पास आ जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है। रोहित भी उनके पास जाकर अपने बच्चों से चिपक जाता है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 5 बच्चे खड़े होकर आंसू बहा रहे हों।
कुछ देर बाद अनिका खुद को संभाल लेती है और बारी बारी बच्चों के आंसू पोंछकर उनकी ओर मुस्कुरा देती है। तभी रोहित बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहता है, तुम तीनों अपने लिए नए नाम खुद सोचने वाले हो या फिर वह भी हम ही सोच लें? रोहित की बात सुनकर सबसे पहले अलेक्जेंडर बोल उठता है, नो डैड, प्लीज, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा, मुझे मेरा नाम पसंद है। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही सभी मुस्कुराने लगते हैं और अलेक्जेंडर सबके चेहरों को देखकर एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर कुछ रुक कर दोबारा कहता है, अच्छा ठीक है, मैं नाम बदल लूंगा, लेकिन मैं मेरे लिए नाम खुद सोचूंगा। इसके बाद रोहित कहता है, ठीक है, तुम तीनों अपने अपने नाम सोचकर कल सुबह तक मुझे बता देना। अब अनिका अपने बच्चों को सावधानी बरतने के लिए कहती है, तुम तीनों को ध्यान रखना होगा कि इस बारे में किसी को भनक भी ना हो पाए कि तुम तीनों यहां से जाने वाले हो। अनिका की बात सुनकर आर्यन पूछता है, मॉम, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे जाने के बाद यह बात आप कैसे छुपाएंगी। तभी रिया कहती है, मेरे भी मन में यही है, हमारे जाने के बाद आखिर कब तक आप इस बात को छिपा पाएंगी? चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें ढूंढना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। इस बार अलेक्जेंडर बोलता है, हाँ मॉम, बताइए, आपने इस बारे में क्या सोचा है? अलेक्जेंडर और रिया की बात सुनकर अनिका 2 पलों के लिए खामोश रह जाती है, लेकिन जब उसका ध्यान अपने तीनों बच्चों पर जाता है तो वे लगातार अनिका की तरफ देख रहे थे। उन्हें इंतजार था कि उनके इस सवाल का उनकी मॉम क्या जवाब देने वाली है। अनिका इस बारे में अपने बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि इसका बच्चों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता था। चाहे वे कितने भी समझदार क्यों नहीं थे, लेकिन आखिर थे तो बच्चे ही। अपने माता पिता के प्यार और अपना अधिकार समझना उनके अधिकार क्षेत्र में था। अपने बच्चों की सवाल भरी निगाहों को देखकर अनिका बोलने के लिए बाध्य हो जाती है। वह बड़े ही प्यार से उनसे कहती है, तो तुम्हें ढूंढने के लिए तब कोई नहीं निकलेगा जब किसी को इस बात का एहसास होगा कि तुम तीनों यहाँ नहीं हो। अलेक्जेंडर पूछता है, मतलब मॉम, किसी को भी इस बारे में पता कैसे नहीं चलेगा? अनिका जवाब देती है, तुम तीनों अपनी आंखों से ही देख लेना कि इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। उधर मल्होत्रा हाउस में कल देर रात तक फंक्शन में रहने के कारण मल्होत्रा परिवार में किसी की भी आंख समय पर नहीं खुली, लेकिन अंजलि सुबह जल्दी उठने की अपनी आदत के अनुसार समय पर ही जाग चुकी थी। नींद टूटने के बाद अंजलि को एक बार इच्छा हुई कि वह दोबारा से सो जाए, लेकिन कुछ सोचकर वह किचन की ओर चल पड़ती है। जब वह डाइनिंग हॉल में पहुंची तो देखती है कि श्वेता सोफे पर अपना पर्स रख रही थी। उसे देखकर यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह लगभग तैयार थी और बाहर जाने की तैयारी में थी। अंजलि श्वेता को इतनी सुबह सुबह जागा हुआ देखकर हैरान रह जाती है। वह तुरंत ही श्वेता से पूछती है, क्या तुम्हें कोई जरूरी काम आ पड़ा है? श्वेता मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी नींद पूरी हो चुकी थी। अब नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा फार्मेसी चलकर वहीं के जरूरी काम निपटाए जाए। श्वेता मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी नींद पूरी हो चुकी थी, अब नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा फार्मेसी चलकर वहीं के जरूरी काम निपटाए जाए। मल्होत्रा हाउस। फिर अपने फोन को उठाकर पर्स में डालते हुए आगे कहती है, पर आप इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? अंजलि श्वेता को इस तरह देखकर अंदर ही अंदर बेहद दुखी हो उठती है। श्वेता की आंखों के आसपास की सूजन को देखकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वह सारी रात सोई नहीं है, और उसकी लाल आंखें बता रही थीं कि ना ही उसकी नींद पूरी हुई है। इसके बाद भी अंजलि अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार के भाव नहीं आने देती। वह अच्छी तरह जानती थी कि श्वेता को नींद नहीं आने की एकमात्र वजह उसका बेचैन मन है। हालांकि अंजलि जानती थी कि श्वेता के चेहरे की मुस्कुराहट सिर्फ दिखावे भर की है, लेकिन फिर भी अंजलि अपनी मनस्थिति का भान श्वेता को नहीं होने देती। वह नहीं चाहती थी कि श्वेता का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुरझाए, इसलिए अंजलि भी मुस्कुराकर श्वेता को जवाब देती है, मैं इसलिए जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे जल्दी उठने की आदत है, और नींद खुलने के बाद मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लूं, लेकिन तुम मुझसे भी पहले उठ चुकी हो। इसके बाद अंजलि अपने खुले हुए बालों से जूड़ा बनाते हुए बड़े ही अधिकारपूर्वक तरीके से श्वेता से कहती है, तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट करने का टाइम तो है ना? अपनी माँ के इस आदेश भरे सवाल पर
श्वेता छोटे बच्चों की तरह एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, टाइम तो है पर भूख नहीं है। इस पर अंजलि उसके पास आकर सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, फिर भी घर से निकलने से पहले कुछ खा लेना अच्छा होता है, दिन अच्छा बीतता है। याद है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, घर खीर तो बाहर खीर। दिन की शुरुआत भरे पेट से हो तो दिन भी भरा पूरा रहता है। इस पर श्वेता कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना सामान एक तरफ रखते हुए जाकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ जाती है। अंजलि मुस्कुराकर किचन की ओर बढ़ जाती है। किचन में पहुंचने के बाद वह कुछ सोचकर अपना फोन हाथ में उठा लेती है और बिना देरी के एक मैसेज टाइप करती है। मैसेज टाइप करने के बाद एक पल के लिए वह चुपचाप सुन्न होकर खड़ी रह जाती है। फिर कुछ सोचकर बिना मैसेज भेजे ही फोन को एक तरफ रख देती है और खुद से ही बोलती है, मुझे थोड़ी देर बाद मैसेज करना चाहिए, शायद वह भी अभी सो ही रही होगी। ऐसा सोचकर वह श्वेता के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती है। मारवा हाउस। बच्चों का भविष्य और अंजलि का मैसेज। जैसे ही अनिका आगे कुछ बोलने की कोशिश करती है, तभी उसके फोन पर मैसेज आने की रिंगटोन सुनाई देती है। जैसे ही वह सरसरी निगाह अपने फोन पर डालती है, तो मैसेज को देखकर पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि यह मैसेज अंजलि मल्होत्रा का था। अंजलि का मैसेज आते ही अनिका को श्वेता का ख्याल हो आता है। अनिका मन ही मन निश्चित करती है कि मुझे अगले 2 दिनों के अंदर अंदर ही उस मामले की जड़ तक पहुंचना होगा। मैं अब इस विषय पर और अधिक देर नहीं कर सकती। इसके बाद अनिका मैसेज ओपन करती है। उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग बेटा, यह सिर्फ एक रिमाइंडर मैसेज है। तुम्हारी छोटी बहन इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। इससे पहले कि अनिका आगे मैसेज पढ़ती या उसका जवाब भेजती, रिया अनिका से कहती है, मॉम, क्या हम वह सभी इंतज़ाम अभी देख सकते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में यह बात सभी से किस प्रकार छुपी रहेगी? अनिका जवाब देती है, हाँ। इसके बाद वह रोहित की तरफ देखती है। रोहित भी अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर लेता है। इसके बाद वह अपने तीनों बच्चों की तरफ देखती है और उनसे कहती है, तुम लोग तैयार हो जाओ। इसके बाद हम सभी मॉम डैड के रूम में मिलते हैं। हम दोनों वहीं तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। इतना कहने के बाद अनिका और रोहित वहां से चले जाते हैं। तीनों बच्चे चुपचाप खड़े उन्हें देखते रह जाते हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक से उनके साथ यह क्या हो रहा है। जस्ट सेफ हॉस्पिटल, मॉरिशस। डॉक्टर रत्नेश सेन से इंस्पेक्टर रूपन की पूछताछ। इंस्पेक्टर रूपन डॉक्टर रत्नेश सेन से कहता है, जो कुछ भी कहिए बहुत सोच समझ कर कहिए, क्योंकि यह सवाल सच और झूठ का नहीं है। क्या है और क्या नहीं है, सवाल इसका भी नहीं है। यहाँ विषय किसी की सुरक्षा का है, जिसे अपनी कला के जरिए आप आज तक सुरक्षा देते आए हैं, उसे अब हमारी सुरक्षा की ज़रूरत है। डॉक्टर रत्नेश सेन कहते हैं, बिल्कुल सही कहा इंस्पेक्टर रूपन। मैं किसी भी व्यक्ति को उसके शरीर के अंदर की बीमारियों से सुरक्षा देने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन शरीर के बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा कर पाना मेरे दायरे के बाहर है। इतना कहने के बाद डॉक्टर रत्नेश अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर अपनी टेबल और चेयर के बीच से बाहर आकर कमरे में ही 2 कदम दूर चले जाते हैं। फिर अपने हाथ को अपने माथे पर रखते हुए कुछ सोचने लगते हैं। इंस्पेक्टर के लिए एक एक पल बर्दाश्त करना भारी हो रहा था, लेकिन इस वक्त शांति से काम लेने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। कुछ देर बाद डॉक्टर रत्नेश सेन इंस्पेक्टर रूपन से कहते हैं, अब इस बात को छुपाने का कोई लाभ नहीं, इसलिए मैं आपसे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद अभी एक दुविधा में हूँ। इसलिए आगे कुछ भी कहने से पहले मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर रूपन सचेत हो जाता है और कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का सही सही जवाब दे पाऊं, ताकि आप निश्चिंत होकर हमारे डिपार्टमेंट की मदद कर सकें। अब फिर से वापस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए डॉक्टर रत्नेश सेन पूछते हैं, क्या थोड़ी देर पहले तुम्हारे ही डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? डॉक्टर रत्नेश सेन के सवाल पर इंस्पेक्टर रूपन हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। साफ साफ कहिए डॉक्टर कि आप क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारे यहाँ आने से पहले किसी लेडी इंस्पेक्टर या किसी दूसरी फीमेल ने, जो तुम्हारे डिपार्टमेंट की हो, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? इंस्पेक्टर रूपन हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये मामला इतना गंभीर है कि मैं खुद चलकर यहाँ आया हूँ। मैं चाहता तो बिना समय बर्बाद किए आपसे फ़ोन पर बात कर सकता था, लेकिन यह बात फ़ोन पर करने लायक नहीं है। इसके बाद इंस्पेक्टर रूपन अपने साथियों की तरफ देखते हुए आगे कहता है, मेरे सीनियर के अलावा इस बात को पूरी तरह से मेरे साथ आए हुए मेरे यह सभी साथी भी नहीं जानते हैं।
इस इमरजेंसी को देखते हुए हम आपस में बिना कुछ डिस्कस किए ही यहाँ पहुँच गए हैं। किसी और को इस बारे में कुछ भी पता होने का सवाल ही नहीं होता, और जब कोई इस बारे में जानता ही नहीं तो फिर आपको कांटेक्ट किए जाने का मतलब ही नहीं बनता। इतना कहकर इंस्पेक्टर चुप हो जाता है और डॉक्टर सेन किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं, जैसे किसी उलझन को सुलझा रहे हों। एक पल रुककर इंस्पेक्टर रूपन फिर से कहना शुरू करता है, डॉक्टर, आपको देखकर लग रहा है कि आपके मन में कोई बात चल रही है। हमारे पास वक्त कम है। आप जो भी कुछ जानते हैं जितना जल्दी हो सके हमें बता दें। इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनकर डॉक्टर अपनी सोच से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टर से कहते हैं, तुम्हारे यहाँ आने से ठीक पहले मुझे एक फ़ोन कॉल आई थी। इतना कहने के बाद डॉक्टर रत्नेश विस्तार से सारी बात बता देते हैं और अंत में कहते हैं, मुझे लगता है कि वह कोई ट्रैप हो सकता है। तुम्हें इस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। इस पर इंस्पेक्टर रूपन कहते हैं, श्योर डॉक्टर, अगर आपका अनुमान ठीक निकला तो इससे हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। हो सकता है कि जो लोग उस ब्लड ग्रुप को ढूंढ रहे हैं उनके पास भी ठीक ठीक एड्रेस ना हो, लेकिन अगर वह लोग हमारे हाथ लग गए तो हमारे लिए इस क्राइम की जड़ तक पहुंचना आसान हो जाएगा। आप उस फ़ोन कॉलर की डिटेल हमें दे दीजिए। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपने साथी को इशारा करता है, जिसका मतलब था कि डॉक्टर रत्नेश सेन से वह फ़ोन नंबर लेकर तुरंत उस कॉलर को ट्रेस किया जाए और फ़ोन करने वाले को तुरंत पुलिस हिरासत में ले लिया जाए। इसके बाद इंस्पेक्टर रूपन एक बार फिर से डॉक्टर की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, अब आप इस बारे में मुझे जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वह जल्द से जल्द दे दें, क्योंकि हम इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि अपराधी के पास उस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति की बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको फ़ोन कॉल करने वाली सच में ही कोई शुभचिंतक निकली तो तब तक हमें काफ़ी देर हो चुकी होगी। श्वेता की बेचैनी और अनिका का अगला कदम। श्वेता मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी नींद पूरी हो चुकी थी। अब नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा फार्मेसी चलकर वहीं के ज़रूरी काम निपटाए जाएं। मल्होत्रा हाउस। फिर अपने फ़ोन को उठाकर पर्स में डालते हुए आगे कहती है, पर आप इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? अंजलि श्वेता को इस तरह देखकर अंदर ही अंदर बेहद दुखी हो उठती है। श्वेता की आंखों के आसपास की सूजन को देखकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वह सारी रात सोई नहीं है, और उसकी लाल आंखें बता रही थीं कि ना ही उसकी नींद पूरी हुई है। इसके बाद भी अंजलि अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार के भाव नहीं आने देती। वह अच्छी तरह जानती थी कि श्वेता को नींद नहीं आने की एकमात्र वजह उसका बेचैन मन है। हालांकि अंजलि जानती थी कि श्वेता के चेहरे की मुस्कुराहट सिर्फ दिखावे भर की है, लेकिन फिर भी अंजलि अपनी मनःस्थिति का भान श्वेता को नहीं होने देती। वह नहीं चाहती थी कि श्वेता का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुरझाए, इसलिए अंजलि भी मुस्कुराकर श्वेता को जवाब देती है, मैं इसलिए जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे जल्दी उठने की आदत है, और नींद खुलने के बाद मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लूं, लेकिन तुम मुझसे भी पहले उठ चुकी हो। इसके बाद अंजलि अपने खुले हुए बालों से जुड़ा बनाते हुए बड़े ही अधिकारपूर्वक तरीके से श्वेता से कहती है, तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट करने का टाइम तो है ना? अपनी माँ के इस आदेश भरे सवाल पर श्वेता छोटे बच्चों की तरह एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, टाइम तो है पर भूख नहीं है। इस पर अंजलि उसके पास आकर सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, फिर भी घर से निकलने से पहले कुछ खा लेना अच्छा होता है, दिन अच्छा बीतता है। याद है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, घर खीर तो बाहर खीर। दिन की शुरुआत भरे पेट से हो तो दिन भी भरा पूरा रहता है। इस पर श्वेता कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना सामान एक तरफ रखते हुए जाकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ जाती है। अंजलि मुस्कुराकर किचन की ओर बढ़ जाती है। किचन में पहुंचने के बाद वह कुछ सोचकर अपना फ़ोन हाथ में उठा लेती है और बिना देरी के एक मैसेज टाइप करती है। मैसेज टाइप करने के बाद एक पल के लिए वह चुपचाप सुन्न होकर खड़ी रह जाती है। फिर कुछ सोचकर बिना मैसेज भेजे ही फ़ोन को एक तरफ रख देती है और खुद से ही बोलती है, मुझे थोड़ी देर बाद मैसेज करना चाहिए, शायद वह भी अभी सो ही रही होगी। ऐसा सोचकर वह श्वेता के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती है। मारवा हाउस, बच्चों का भविष्य और अंजलि का मैसेज। जैसे ही अनिका आगे कुछ बोलने की कोशिश करती है, तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आने की रिंगटोन सुनाई देती है। जैसे ही वह सरसरी निगाह अपने फ़ोन पर डालती है तो मैसेज को देखकर पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि यह मैसेज अंजलि मल्होत्रा का था। अंजलि का मैसेज आते ही अनिका को श्वेता का ख्याल हो आता है। अनिका मन ही मन निश्चित करती है कि मुझे अगले 2 दिनों के अंदर अंदर ही उस मामले की जड़ तक पहुंचना होगा। मैं अब इस विषय पर और अधिक देर नहीं कर सकती।
इसके बाद अनिका मैसेज ओपन करती है। उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग बेटा, यह सिर्फ एक रिमाइंडर मैसेज है। तुम्हारी छोटी बहन इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। इससे पहले कि अनिका आगे मैसेज पढ़ती या उसका जवाब भेजती, रिया अनिका से कहती है, मॉम, क्या हम वह सभी इंतजाम अभी देख सकते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में यह बात सभी से किस प्रकार छुपी रहेगी? अनिका जवाब देती है, हाँ। इसके बाद वह रोहित की तरफ देखती है। रोहित भी अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर लेता है। इसके बाद वह अपने तीनों बच्चों की तरफ देखती है और उनसे कहती है, तुम लोग तैयार हो जाओ, इसके बाद हम सभी मॉम डैड के रूम में मिलते हैं। हम दोनों वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। इतना कहने के बाद अनिका और रोहित वहां से चले जाते हैं। तीनों बच्चे चुपचाप खड़े उन्हें देखते रह जाते हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक से उनके साथ यह क्या हो रहा है। जस्ट सेफ हॉस्पिटल, मॉरिशस। डॉक्टर रत्नेश सेन से इंस्पेक्टर रूपन की पूछताछ। इंस्पेक्टर रूपन डॉक्टर रत्नेश सेन से कहता है, जो कुछ भी कहिए बहुत सोच समझकर कहिए, क्योंकि यह सवाल सच और झूठ का नहीं है। क्या है और क्या नहीं है, सवाल इसका भी नहीं है। यहां विषय किसी की सुरक्षा का है, जिसे अपनी कला के जरिए आप आज तक सुरक्षा देते आए हैं। उसे अब हमारी सुरक्षा की जरूरत है। डॉक्टर रत्नेश सेन कहते हैं, बिल्कुल सही कहा इंस्पेक्टर रूपन। मैं किसी भी व्यक्ति को उसके शरीर के अंदर की बीमारियों से सुरक्षा देने में मदद कर सकता हूं, लेकिन शरीर के बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा कर पाना मेरे दायरे के बाहर है। इतना कहने के बाद डॉक्टर रत्नेश अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर अपनी टेबल और चेयर के बीच से बाहर आकर कमरे में ही 2 कदम दूर चले जाते हैं। फिर अपने हाथ को अपने माथे पर रखते हुए कुछ सोचने लगते हैं। इंस्पेक्टर के लिए एक एक पल बर्दाश्त करना भारी हो रहा था, लेकिन इस वक्त शांति से काम लेने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। कुछ देर बाद डॉक्टर रत्नेश सेन इंस्पेक्टर रूपन से कहते हैं, अब इस बात को छुपाने का कोई लाभ नहीं, इसलिए मैं आपसे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद अभी एक दुविधा में हूं। इसलिए आगे कुछ भी कहने से पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बात पूछना चाहता हूं। डॉक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर रूपन सचेत हो जाता है और कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का सही सही जवाब दे पाऊं, ताकि आप निश्चिंत होकर हमारे डिपार्टमेंट की मदद कर सकें। अब फिर से वापस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए डॉक्टर रत्नेश सेन पूछते हैं, क्या थोड़ी देर पहले तुम्हारे ही डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? डॉक्टर रत्नेश सेन के सवाल पर इंस्पेक्टर रूपन हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। साफ साफ कहिए डॉक्टर कि आप क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारे यहाँ आने से पहले किसी लेडी इंस्पेक्टर या किसी दूसरी फीमेल ने, जो तुम्हारे डिपार्टमेंट की हो, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? इंस्पेक्टर रूपन हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, यह मामला इतना गंभीर है कि मैं खुद चलकर यहाँ आया हूँ। मैं चाहता तो बिना समय बर्बाद किए आपसे फ़ोन पर बात कर सकता था, लेकिन यह बात फ़ोन पर करने लायक नहीं है। इसके बाद इंस्पेक्टर रूपन अपने साथियों की तरफ देखते हुए आगे कहता है, मेरे सीनियर के अलावा इस बात को पूरी तरह से मेरे साथ आए हुए मेरे यह सभी साथी भी नहीं जानते हैं। इस इमरजेंसी को देखते हुए हम आपस में बिना कुछ डिस्कस किए ही यहाँ पहुँच गए हैं। किसी और को इस बारे में कुछ भी पता होने का सवाल ही नहीं होता, और जब कोई इस बारे में जानता ही नहीं तो फिर आपको कांटेक्ट किए जाने का मतलब ही नहीं बनता। इतना कहकर इंस्पेक्टर चुप हो जाता है और डॉक्टर सेन किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं, जैसे किसी उलझन को सुलझा रहे हों। एक पल रुककर इंस्पेक्टर रूपन फिर से कहना शुरू करता है, डॉक्टर, आपको देखकर लग रहा है कि आपके मन में कोई बात चल रही है। हमारे पास वक्त कम है। आप जो भी कुछ जानते हैं जितना जल्दी हो सके हमें बता दें। इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनकर डॉक्टर अपनी सोच से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टर से कहते हैं, तुम्हारे यहाँ आने से ठीक पहले मुझे एक फ़ोन कॉल आई थी। इतना कहने के बाद डॉक्टर रत्नेश विस्तार से सारी बात बता देते हैं और अंत में कहते हैं, मुझे लगता है कि वह कोई ट्रैप हो सकता है। तुम्हें इस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। इस पर इंस्पेक्टर रूपन कहते हैं, श्योर डॉक्टर, अगर आपका अनुमान ठीक निकला तो इससे हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। हो सकता है कि जो लोग उस ब्लड ग्रुप को ढूंढ रहे हैं उनके पास भी ठीक ठीक एड्रेस ना हो, लेकिन अगर वह लोग हमारे हाथ लग गए तो हमारे लिए इस क्राइम की जड़ तक पहुंचना आसान हो जाएगा। आप उस फ़ोन कॉलर की डिटेल हमें दे दीजिए। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपने साथी को इशारा करता है,
जिसका मतलब था कि डॉक्टर रत्नेश सेन से वह फ़ोन नंबर लेकर तुरंत उस कॉलर को ट्रेस किया जाए और फ़ोन करने वाले को तुरंत पुलिस हिरासत में ले लिया जाए। इसके बाद इंस्पेक्टर रूपण एक बार फिर से डॉक्टर की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, अब आप इस बारे में मुझे जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वह जल्द से जल्द दे दें, क्योंकि हम इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि अपराधी के पास उस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति की बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको फ़ोन कॉल करने वाली सच में ही कोई शुभचिंतक निकली तो तब तक हमें काफ़ी देर हो चुकी होगी। डॉक्टर रत्नेश सेन का रहस्योद्घाटन। डॉक्टर रत्नेश सेन से उनके फ़ोन पर आई हुई उस कॉल के नंबर की डिटेल लेकर इंस्पेक्टर रूपण का एक साथी वहां से तुरंत बाहर की ओर निकल जाता है, ताकि समय रहते उसे ट्रेस करके फ़ोन करने वाले को हिरासत में लिया जा सके। फिर डॉक्टर रत्नेश सेन इंस्पेक्टर रूपण से बात करना शुरू करते हैं। वह बताते हैं, इंस्पेक्टर, यह एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि इसके लिए अलग अलग कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह कितना दुर्लभ है इस बारे में अगर बात की जाए तो यह पूरी दुनिया में केवल 20 से 25 लोगों का ही है। मैं एकदम ठीक ठीक इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अपने देश में मौजूद इन लोगों की सुरक्षा के लिए सभी देशों ने सख्त से सख्त नियम बनाए हैं ताकि उनकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी को ना मिल सके। इंस्पेक्टर रूपन डॉक्टर रत्नेश को बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, क्या इन व्यक्तियों को इतनी अधिक सुरक्षा सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि इसी ब्लड ग्रुप के किसी एक अमीर या सक्षम व्यक्ति के ब्लड के लिए जरूरत पड़ने पर दूसरे व्यक्ति को शिकार ना बनना पड़े? डॉक्टर रत्नेश सेन हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल इंस्पेक्टर, ऐसा ही होता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है क्योंकि यह एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसकी हीलिंग पावर खुद को ठीक करने की शक्ति बहुत अधिक है, किसी भी सामान्य व्यक्ति से 2.5 से 3 गुना ज्यादा। और इसी हीलिंग पावर की वजह से इन्हें एक्सपेरिमेंट का शिकार होना पड़ सकता है। यही मुख्य वजह है कि इन लोगों की पहचान छुपाई गई है। इसके बाद एक पल रुककर डॉक्टर रत्नेश सेन आगे कहते हैं, इंस्पेक्टर, किसी के पास शक्तियां अधिक हों या कम, जीने का अधिकार सभी को है, लेकिन आज की दुनिया में इंसान की लालची प्रवृत्ति को तुम जानते ही हो। उसी के चलते इनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए अपने देश के एक सभ्य नागरिक होने के नाते उनकी सुरक्षा हम सभी की साझी जिम्मेदारी है। डॉक्टर रत्नेश की बात सुनकर इंस्पेक्टर रूपण को काफी हैरानी होती है। यह मामला उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत था। वह पहले इसे सिर्फ किडनैपिंग का केस समझ रहे थे, जिसमें वॉलंटियर किसी रेयर ब्लड ग्रुप का था। अब इंस्पेक्टर एक सवाल और पूछता है, डॉक्टर, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि यह ब्लड ग्रुप नेचुरल है या फिर इसे बनाया गया है? मेरा मतलब एक्सपेरिमेंट से है। डॉक्टर रत्नेश सेन पहले इंस्पेक्टर की तारीफ करते हुए कहते हैं, बेशक आप काफी स्मार्ट हैं। फिर इंस्पेक्टर के सवाल का जवाब देते हुए बताते हैं, यह बता पाना काफी मुश्किल होगा कि इसका ठीक ठीक कारण क्या है, लेकिन जहां तक चिकित्सा की दुनिया में तमाम एक्सपेरिमेंट के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा चुका है, इसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि यह नेचुरल नहीं है। डॉक्टर रत्नेश के ऐसा कहने पर इंस्पेक्टर रूपण के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। इस पर डॉक्टर रत्नेश मुस्कुराते हुए कहते हैं, इससे भी ज्यादा हैरानी तुम्हें यह जानकर होगी कि इस तरह के वह लोग जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, हम उनके बारे में यह भी नहीं जानते कि वह कैसे और कब किया गया होगा। इसके अलावा वह दोबारा अपनी अपनी जगह पर कैसे पहुंचे होंगे, या फिर तुम यह भी कह सकते हो कि वह अलग अलग देशों में कैसे पहुंचे होंगे। ये सारी की सारी बातें अनसुलझी गुत्थी है। एक पल रुककर डॉक्टर रत्नेश सेन फिर से कहना शुरू करते हैं, यह तो तय है कि इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसे इस मामले के बारे में सब कुछ पता होगा कि यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन फिलहाल हमारी समस्या सिर्फ इतनी है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है, सिवाय इसके कि हमारे पास इसी रेयर ब्लड ग्रुप का एक 10 साल का बच्चा है, जिसे यह ब्लड ग्रुप अपनी माँ से मिला है। उस बच्चे के माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है और वह अपने दादा दादी के साथ रहता है। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर रूपण कुछ पलों के लिए खामोश हो जाता है। उसके चेहरे को देखकर यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसकी आंखें एकदम स्थिर थीं और शरीर में भी कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। डॉक्टर रत्नेश सेन को उस बच्चे से विशेष लगाव था, जिसका मुख्य कारण था उसका बहुत ही छोटी सी उम्र में माता पिता के प्यार से वंचित हो जाना। डॉक्टर रत्नेश ने कानून के दायरे में रहकर उसके ब्लड पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि फ्यूचर में उसे सेफ्टी दी जा सके। यही वजह थी कि डॉक्टर रत्नेश यह जान पाए थे कि इस ब्लड ग्रुप की हीलिंग पावर
सामान्य ब्लड ग्रुप से कहीं ज्यादा है। इस ब्लड ग्रुप से संबंधित ऐसी ही कुछ अन्य जानकारियां भी डॉक्टर रत्नेश सेन के पास थीं। डॉक्टर रत्नेश सेन को उसके घर का एड्रेस या फोन नंबर बताने के लिए किसी फाइल की जरूरत नहीं थी। वह अपने ड्रॉवर से पेपर पैड निकालते हैं और उस पर डिटेल लिखकर इंस्पेक्टर रूपन की तरफ बढ़ा देते हैं। डॉक्टर रत्नेश सेन के ऐसा करने पर इंस्पेक्टर रूपन की सोच में बाधा पड़ जाती है, जिससे उनका ध्यान डॉक्टर की तरफ चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर रत्नेश कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी होगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम इस पर फिर से बात कर सकते हैं। इंस्पेक्टर रूपन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और डॉक्टर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। डॉक्टर रत्नेश अपना हाथ आगे करते हैं। इंस्पेक्टर रूपन कहता है, जिस चीज के बारे में जानना ठीक ना हो उसके बारे में जानने की कोशिश करके मैं आपकी मुश्किल नहीं बढ़ाऊंगा। प्रार्थना कीजिए कि आपकी दी हुई इसी इंफॉर्मेशन से हम अपने काम में सफल हो जाएं, समय पर उस बच्चे को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकें। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर वहां से तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। दमयंती देवी का किला। लक्ष्य और अनहोनी का आभास उधर। दमयंती देवी का किला। इस वक्त दमयंती देवी के अंदर जितना घमासान युद्ध चल रहा था, उतनी ही वह ऊपर से शांत दिखाई दे रही थी। किले की एक मुंडेर पर बैठी हुई वह लगातार दूर तक देख रही थी। हल्की धूप के साथ साथ तेज बह रही हवाओं के चलते उसके कपड़े लहराते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी स्थिरता मानो हवा से कह रही थी कि मुझे तेरे होने का कोई एहसास नहीं। तभी एक स्त्री सिपाही आकर उससे कुछ कदमों की दूरी पर चुपचाप खड़ी हो जाती है। उसने घूंघट किया हुआ था और दोनों हाथ बांधकर अपनी गर्दन झुका ली थी। कुछ पलों के बाद दमयंती देवी अपनी खामोशी से पैदा हो रहे डर को विराम देती है और बिना उस स्त्री की ओर देखे ही कहती है, जो भी कहना चाहती हो वह निसंकोच कहो। वह स्त्री कहती है, माँ साहिबा, हम अभी तक लक्ष्यों तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन हमें लक्ष्यों का भेजा हुआ मैसेज मिला है। यह सुनते ही दमयंती देवी के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। उसकी स्थिर आंखें और स्थिर शरीर दोनों ही गति में आ जाते हैं। वह झट से स्त्री की ओर मुड़ जाती है और उसे देखने लगती है। दमयंती देवी उसकी ओर उत्सुकतावश देख रही थी। वह जानना चाहती थी कि लक्ष्य इस वक्त कहाँ है, कैसी है और क्या कर रही है। जबकि वह स्त्री दमयंती देवी की बड़ी बड़ी आंखों की चमक से डर कर सिहर जाती है। वह स्त्री कांपते हुए बात को पूरा करती है और कहती है, माँ साहिब, मैसेज ये है कि हम जौहरी की दुकान तक पहुंच गए हैं, बस वहां से हीरे लेकर निकलना बाकी है। दमयंती देवी कहती है, उसकी काबिलियत पर मुझे कभी कोई शक नहीं रहा। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वह क्या कर सकती है, लेकिन यह काम उसके लिए नहीं है। उसे मैसेज भेजो कि वह जहां भी है तुरंत उस काम को छोड़कर वापस लौटे। इस काम को अपनी टीम के हवाले करके इसी पल वहां से रवाना हो। दमयंती देवी की बात सुनकर वह स्त्री एकदम खामोश रह जाती है, क्योंकि लक्ष्यों को लौटने का मैसेज वह अपनी तरफ से भेज चुके थे, लेकिन वह मैसेज लक्ष्य को मिल गया था, ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल खामोश रहने के बाद वह स्त्री सिर झुका लेती है। जी माँ साहिब, कहकर वहां से पीछे की ओर पलटती है और वहां से चली जाती है। जहां अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना एक खुशी का संकेत था, वहीं दमयंती देवी के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसे कुछ बहुत बुरा होने का आभास हो रहा था। दमयंती देवी इस वक्त कोई भी नुकसान उठाने के लिए तैयार थी, पर इस अनहोनी के तौर पर वह लक्ष्यों को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वह हर कीमत पर उसके वापस लौट आने का जोर दे रही थी। मॉरिशस एयरपोर्ट। कौटिल्य, अर्जुन और सम्मुख का आगमन। मॉरिशस एयरपोर्ट। कौटिल्य, जो लगातार लैपटॉप पर काम कर रहा था, अब तक अपना काम खत्म कर चुका था। काम पूरा होने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वह लंबी गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके अंगड़ाई लेता है। इस वक्त उसका लैपटॉप उसकी टांगों के ऊपर यानी कि गोद में रखा हुआ था। तभी उसका ध्यान अपने ठीक सामने बैठे हुए अर्जुन सिंह पर पड़ता है। अर्जुन सिंह लगातार खामोशी से कौटिल्य की तरफ देख रहा था। कौटिल्य अर्जुन सिंह की निगाहों में छिपे हुए पूछे गए सवाल का जवाब देता है, हाँ, काम हो गया है। अब हर ढूंढने वाले साइबर एक्सपर्ट को यही लगेगा कि तुम और भूमि अपने अपने घर पर हो। इसके अलावा मैंने आगे के प्लान को भी एग्जीक्यूट कर दिया है। अब हम यहां से अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। अर्जुन सिंह अपनी जगह से खड़ा होता है और कौटिल्य के साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। इसके बाद वह उत्सुकतावश कौटिल्य से कहता है, वह सब तो सही है, लेकिन पहले यह तो बताओ कि तुमने किया क्या है।
फिर भूमि की तरफ निगाहें घुमाते हुए आगे कहता है, और ये भूमि लगातार क्या करने की कोशिश कर रही है? तब से फोन पर ही लगी हुई है। ऐसा कहकर वह भूमि की तरफ अपना हाथ करता है। अर्जुन के साथ साथ कौटिल्य भी उसी तरफ देखने लगता है। वह दोनों देखते हैं कि भूमि का हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। इसके बाद कौटिल्य और अर्जुन एक दूसरे के चेहरे की तरफ वापस देखते हैं और झट से अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। कौटिल्य अपनी गोद में रखे हुए लैपटॉप को बंद करता है और उसे हाथ में लेकर भूमि की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन भी कौटिल्य के कदम से कदम मिलाता हुआ भूमि के पास पहुंच जाता है। अब तक भूमि ने भी अपना चेहरा उसका हाथ पकड़ने वाले शख्स की तरफ घुमा लिया था। एक पल के लिए भूमि का चेहरा उसी गुस्से में दिखाई देता है जिस गुस्से से वह अपने फोन को फेंकने वाली थी। दूसरे ही पल भूमि का चेहरा एकदम सामान्य हो जाता है। वह अपनी आंखों के सामने मौजूद चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग की तरफ से सिग्नल आ रहे थे कि वह उस शख्स को जानती है, लेकिन यह है कौन? तीसरे ही पल भूमि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोल पड़ती है, तुम यहाँ। सामने मौजूद शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्र है कि तुमने मुझे पहचान लिया, वरना मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि कहीं तुम्हारा फोन बचाने के चक्कर में मैं अपना एकाध दांत ना गंवा दूं। अब तक कौटिल्य और अर्जुन भी उन दोनों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। भूमि कहती है, सम्मुख को अपने सम्मुख देखकर कौन नहीं पहचानेगा। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जगह और कोई होता तो पक्का उसका एक आध दांत टूट जाता। इस पर सम्मुख ऊपर की ओर अपना चेहरा करके कहता है, ए, भूमि को बनाने वाले, तेरा फिर से धन्यवाद कि भूमि को मेरा नाम अभी तक याद है। भूमि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने हाथ से उसके कंधे के पास घुसा रख देती है और कहती है, तुम्हारी हरकतों को देखकर लग रहा है कि तुम्हारी फ्लर्ट करने की आदत अभी तक ज्यों की त्यों है। इस पर सम्मुख जवाब देता है, सिर्फ एक आदत ही नहीं बल्कि मैं पूरा का पूरा वैसा ही हूं ज्यों का त्यों। इसके बाद भूमि अर्जुन और कौटिल्य से सम्मुख का परिचय कराती है। यह सम्मुख है, मेरे फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड, मतलब हमारा भी दोस्त है। अब सम्मुख मुट्ठी बनाकर अपने सीने के पास रखते हुए कहता है, आह। भूमि झट से कहती है, क्या हुआ? सम्मुख जवाब देता है, तुम्हारी बात सुनकर बड़ी तेज दर्द हुआ। क्या तुम सीधा सीधा नहीं कह सकती कि यह मेरा दोस्त है? इसके बाद वह अर्जुन और कौटिल्य से बारी बारी हाथ मिलाते हुए कहता है, इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत देना, मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ और अब से तुम्हारा भी दोस्त हूँ। भूमि सम्मुख से पूछती है, तुम यहाँ कैसे? इस सवाल का जवाब देने के बजाय सम्मुख कहता है, यह सवाल तुम्हें नहीं मुझे पूछना चाहिए। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा यहाँ पर होना सामान्य बात है, पर तुम यहाँ आई हो, इसलिए तुम बताओ कि यहाँ कैसे आना हुआ। अब भूमि कहती है, मेरे पूछने का मतलब है कि तुम यहाँ एयरपोर्ट पर। इससे पहले कि भूमि अपनी बात पूरी कर पाती, सम्मुख उसकी बात को बीच में ही काट देता है और कहता है, चलो पहले यहाँ से बाहर चलें, उसके बाद आराम से बात करेंगे। दरअसल सम्मुख ने भी खुफिया एजेंसी ज्वाइन की थी, लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था कि वह किस खुफिया एजेंसी की किस ब्रांच में है। यही वजह थी कि उसके लिए कहीं भी पहुंचना बड़ा आसान था। इसके अतिरिक्त मॉरिशस में उसकी पहचान एक अच्छे बिजनेसमैन की थी। इसके अलावा उसका मीठा स्वभाव और जुगाड़ू प्रवृत्ति उसके लिए बड़ी ही फायदेमंद थी। इसी तरह एजेंसी ज्वाइन करने के बाद वह किसी बिजनेस मीटिंग के संदर्भ में मॉरिशस के एक बिजनेसमैन से मिला जो अपनी बेटी के लिए एक भारतीय दामाद ढूंढ रहा था और वह चाहता था कि उसका दामाद उसके कारोबार को मॉरिशस में रहकर संभाले। पहली ही मीटिंग में सम्मुख एक बिजनेसमैन, पिता अंशुमल और बेटी शंभवी, दोनों को ही काफी पसंद आया। कुछ ही मुलाकातों में शंभवी और सम्मुख एक दूसरे को चाहने लगे। इस मामले में भी सम्मुख की किस्मत काफी अच्छी रही। इस बिजनेस ट्रिप जो सिर्फ बहाना थी अपने खुफिया मिशन को पूरा करने के लिए, के बाद इस अवसर को उसकी एजेंसी ने एक सुनहरे अवसर की तरह देखते हुए उसे यहीं परमानेंट शिफ्ट होने के लिए कह दिया। तब से वह अपनी बिजनेसमैन की इमेज के साथ यहीं पर रह रहा था और अपनी एजेंसी के लिए काम भी कर रहा था। आज भी यह उसी का हिस्सा था, यूं अचानक एयरपोर्ट पर भूमि के सामने प्रकट हो जाना। मॉरिशस एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद सम्मुख उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम सब मॉरिशस घूमने आए हो तो रुकने के लिए बेस्ट प्लेस मेरा घर है, लेकिन अगर मेरे घर पर रुकने से तुम्हारा कंफर्ट इफेक्ट होता हो तो तुम हमारे गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हो। वहां पर तुम्हारे आराम की सभी चीजें मौजूद होंगी। वहां एक गाड़ी और ड्राइवर भी तुम्हारे लिए हर वक्त मौजूद होगा। जहां चाहो, जब चाहो, तब घूमने जा सकते हो। ठीक
ठीक इसी वक्त सम्मुख का ड्राइवर वहां गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। अपने ड्राइवर को भूमि, कौटिल्य और अर्जुन सिंह का सामान गाड़ी में रखने का इशारा करते हुए वह एक बार फिर से भूमि की तरफ देखता है और पूछता है, तो क्या सोचा तुमने? हालांकि इस सवाल का जवाब कौटिल्य और अर्जुन सिंह में से भी कोई दे सकता था, लेकिन इस वक्त उन्होंने निर्णय भूमि के ऊपर छोड़ दिया था। भूमि कहती है, सम्मुख, यू आर अ जेंटलमैन। तुम्हारे ऑफर को भला कोई कैसे मना कर सकता है? लेकिन हम सभी यहाँ एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। हमें यहाँ कुछ ऑफिशियल काम है, उसे खत्म करते ही हम वापस लौट जाएंगे। तब तक किसी होटल में रुकना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुम हमारी मदद ही करना चाहते हो तो फिर रुकने के लिए कोई अच्छा होटल बता दो। इस पर सम्मुख नाराजगी जताते हुए कहता है, सीधा सीधा कहो कि तुम घर नहीं आना चाहती। इतना बहाना बनाने की क्या जरूरत है? मुझे लगा कि तुम्हें सबसे मिलकर अच्छा लगेगा और मेरे घर वालों को भी तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ही एक अकेला मूर्ख हूं जो यह सोच रहा हूं कि तुम सभी से मिलना चाहोगी। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मुझसे कुछ मत पूछो।